Hey guys, welcome back to your own channel, School of Backbenchers, Education Beyond the Front Row. I hope you all are doing great, guys. Well, in this video, we are going to start a new chapter of Class 11 Business Studies, that is Chapter 10, International Trade. And before we continue, requesting you again, guys, if you haven't subscribed this channel yet, please do it now. Let's get started. So guys, हमारा जो Chapter 9 था, आपका इंटरनल ट्रेड, उसमें हम ट्रेड का मीनिंग जान चुके हैं कि जब हम गुड्स को एक जगह से खरीदते हैं और फिर दूसरी जगह पे बेच देते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, ट्रेड कहते हैं। ठीक है, अब उसमें हमने इंटरनल ट्रेड पढ़ा था, मतलब विद इन द कंट्री की बाउंड्री के अंदर अगर हम ट्रेड कर रहे हैं, एक जगह से खरीद रहे हैं दूसरी जगह बेच रहे हैं, तो वो ट्रेड है, इंटरनल ट्रेड है। बट अगर वहीं पे हम अपने गुड्स को खरीद भी रहे हैं या बेच भी रहे हैं किसी दूसरी कंट्री से, ठीक है, हो सकता है अपने देश का सामान हम दूसरी कंट्री में बेच रहे हैं या कहीं से खरीद रहे हैं कहीं पे बेच रहे हैं, ठीक है, तो हम अपनी कंट्री के बियॉन्ड जा रहे हैं। तो इंटरनेशनल बिजनेस मीन्स बाइंग एंड सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस द जियोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ कंट्रीज। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी कंट्रीज की बाउंड्रीज के अक्रॉस आप जाकर सेलिंग एंड बाइंग करते हो गुड्स की और सर्विसेज की। इन सिंपल वर्ड, व्हेन ट्रेड हैपेंस बिटवीन टू और मोर कंट्रीज, इसको हम इंटरनेशनल बिजनेस या इंटरनेशनल ट्रेड कहते हैं। आई होप आपको मीनिंग क्लियर है इंटरनेशनल बिजनेस का या इंटरनेशनल ट्रेड का। मेन जो आपका क्वेश्चन उठता है वो ये है कि इंटरनेशनल बिजनेस करना ही क्यों है। आप अपने देश में हो, अपने देश में सामान बनाओ, बेचो, खरीदो, बेचो, ठीक है, आप इंटरनल ट्रेड से ही काम चलाओ ना, इंटरनेशनल जाना ही क्यों है। तो सबसे पहली बात तो जो भी नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर, आप कहीं भी ये नहीं देख सकते कि किसी पर्टिकुलर कंट्री में, पर्टिकुलर कॉन्टिनेंट के ऊपर आपको हर तरीके के रिसोर्सेज मिल जाएंगे। जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन उसका हुआ है, कहीं पे कोई रिसोर्सेज है, कहीं पे कोई रिसोर्सेज है ही नहीं। तो सभी लोग जो है वो एक्सेसिबल हो उन रिसोर्सेज को लेकर, हर तरह के गुड्स उनके पास अवेलेबल हो, हर तरीके की सर्विसेज जहां एक जगह बन रही है और दूसरी जगह नहीं बन सकती है, तो हर जगह वो पहुंच पाए। तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है नेचुरल रिसोर्सेज का, तो हर कंट्री जो है वो सारे रिसोर्सेज उसके पास नहीं होते। फॉर एग्जांपल इंडिया जो है, आपका जो क्रूड ऑयल है आपकी कंट्री में अवेलेबल नहीं है, तो आपको दूसरी कंट्री के अंदर क्या करना पड़ता है, इंपोर्ट उसको करना पड़ता है दूसरी कंट्री से, जहां पे वो अवेलेबल है, वो क्रूड ऑयल जो है अवेलेबल है, क्योंकि आपकी कंट्री की पॉपुलेशन जो है उनकी डिमांड पूरी करने के लिए भी तो आपके पास होना चाहिए ना, हर जगह यूज होता है। तो इट डज नॉट प्रोड्यूस इनफ, तो उसको बाहर से लेना ही लेना पड़ता है। तो इसीलिए इंटरनेशनल बिजनेस का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है हमारा, क्यों जरूरी है, क्योंकि भाई हर नेचुरल रिसोर्सेज हर जगह अवेलेबल नहीं है। डिफरेंस इन लेबर प्रोडक्टिविटी एंड कॉस्ट, प्रोडक्शन की जो कॉस्ट होती है वो हर जगह अलग अलग होती है। मतलब कोई सेम आइटम बनाने का जो आपका प्रोडक्शन का कॉस्ट है, इंडिया में कुछ और होगा, अमेरिका में कुछ और होगा, क्योंकि वेजेस रेट जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं, जो टू मशीनरीज होती हैं, टेक्निक्स होती हैं वो अलग अलग होती हैं, कहीं अवेलेबल होती है कहीं अवेलेबल नहीं होती है। तो प्रोडक्शन कॉस्ट डिफर्स ड्यू टू वेजेस लेवल, वेजेस के लेवल की वजह से, टेक्नोलॉजी की वजह से, स्किल्स की वजह से। कई चीज को करने के लिए कोई स्किल्स आपके पास अवेलेबल है और दूसरी कंट्री में अवेलेबल नहीं है, या आपके पास अवेलेबल नहीं है दूसरी कंट्री में अवेलेबल है। तो हर एक जो प्रोडक्शन की कॉस्ट होती है हर जगह हर कंट्री में अलग अलग होती है। तो बहुत सारी कंपनी जो है मैन्युफैक्चर करती है चाइना में, क्योंकि वहाँ पे लोअर जो लेबर कॉस्ट है वो बहुत ही ज्यादा लोअर देखने को मिलती है। और आज के टाइम पे तो बहुत सारी कंट्रीज ऐसी है जो अपनी मैन्युफैक्चरिंग की प्रोसेस है वो इंडिया जैसी डेवलपिंग कंट्रीज में शिफ्ट कर रही है, क्योंकि वेजेस रेट यहाँ पे बहुत ज्यादा लो है कंपेयर टू उनकी खुद की कंट्री। ठीक है, डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, आपके प्रोडक्शन को करने के लिए आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर्स चाहिए होते हैं, लेबर चाहिए आपको, कैपिटल चाहिए आपको, रॉ मटेरियल चाहिए, जो हर कंट्री में अलग अलग होते हैं। ठीक है, उनकी कॉस्ट भी अलग अलग होती है। फॉर एग्जांपल मिडल ईस्ट कंट्रीज जो है वो पेट्रोलियम को एक्सपोर्ट करती हैं, क्योंकि वहां पे क्या है, काफी सारे ऑयल रिजर्व्स है, तो उनके खुद की डिमांड तो पूरी कर पाते हैं, उनके पास इतना है कि वो बाहर की कंट्री को भी बेचकर पैसा कमा सकते हैं, तो वो एक्सपोर्ट करते हैं। ज्यादातर जो मिडल ईस्टर्न कंट्रीज है वही पूरे वर्ल्ड के अंदर जो आपका पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है, ये क्रूड ऑयल्स वगैरह है, ये एक्सपोर्ट करती है। ठीक है, तो इंटरनेशनल बिजनेस क्यों जरूरी है भाई, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है नेचुरल रिसोर्सेज का, आपकी लेबर प्रोडक्शन की जो कॉस्ट होती है वो बहुत अलग अलग देखने को मिलती है, कहीं बहुत ज्यादा है कहीं बहुत कम है। ऑब्वियसली आप कहाँ बनाना चाहोगे जहाँ पे लेबर कॉस्ट या बाकी रॉ मटेरियल वगैरह आपको सस्ता मिलेगा। ठीक है, और जो प्रोडक्शन के फैक्टर्स हैं वो भी डिफरेंट है। ठीक है, इसीलिए हमें जरूरत है कि हम जो हमारा विजन है प्रोडक्शन को लेकर, सेल परचेज को लेकर, बिजनेस को लेकर, ट्रेड को लेकर, उसको बढ़ाए और इंटरनेशनल जाए। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, तो इंटरनेशनल ट्रेड को हमने दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं हम, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। हमें पता है एक्सपोर्ट मतलब आप जब एक कंट्री से दूसरी कंट्री में सेल कर रहे हो, आपकी कंट्री से सामान आप दूसरी कंट्री को बेच रहे हो, तो सेलिंग गुड्स टू अनदर कंट्री। फॉर एग्जांपल इंडिया जो है टी यूके को सेल करती है, तो इंडिया टी का एक्सपोर्ट करती है टू यूके। ठीक है, वहीं इंपोर्ट मतलब खरीदना, आप दूसरी कंट्री से कोई सामान खरीद रहे हो, तो बाइंग गुड्स फ्रॉम अनदर कंट्री। फॉर एग्जांपल इंडिया जो है गोल्ड यूएई से इंपोर्ट करती है, या क्रूड ऑयल इंपोर्ट करती है। ठीक है, तो ये हो जाएगा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, आपके कॉन्सेप्ट है मेन इंटरनेशनल ट्रेड के। क्लियर। नेक्स्ट, मेजर फॉर्म्स ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। इंटरनेशनल बिजनेस किस किस फॉर्म में होता है, जो मेजर फॉर्म्स है उसकी वो देखते हैं। सबसे पहला है हमारा मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। ऑब्वियसली जो आपके टेंजिबल गुड्स होते हैं, टेंजिबल गुड्स जिसको आप देख सकते हो, टच कर सकते हो, ठीक है, उनका ट्रेड करना, जैसे कि मशीनरी, मेटल्स, इलेक्ट्रॉनिक या कुछ और। ठीक है, तो ये नॉर्मल आपका जो भी जो आपके टेंजिबल गुड्स होते हैं उनका आप
एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करते हो तो उसको आप मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट या इंपोर्ट बोल सकते हो। देन अगर इंपोर्ट होता है आपका, एक्सपोर्ट होता है आपका टेंजिबल गुड्स का, तो इनटेंजिबल का भी ट्रेड होता है, ठीक है, जिसको आप टच नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज लेना, आईटी सर्विसेज लेना, मेडिकल सर्विसेज का लेना, या एक और डेफिनेशन ले सकते हैं हम इंटेंजिबल गुड्स की, जिसको आप स्टोर करके नहीं रख सकते, आपको हैंड टू हैंड कंज्यूम करनी पड़ेगी। आपको कोई ट्रीटमेंट करवाना है तो आप ये थोड़ी ना है कि आज खरीद के आप फ्यूचर के लिए उसको रख लोगे, अभी करवाना पड़ेगा ट्रीटमेंट आपको, है ना। ट्रांसपोर्टेशन सर्विस लेनी है तो हैंड टू हैंड आपको कंज्यूम करनी पड़ेगी, आप फ्यूचर के अंदर ये 10 साल बाद 20 साल बाद उसको यूज करोगे, है ना। तो सर्विसेज का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करना या इंटरनेशनल बिजनेस करना, ट्रेड ऑफ इंटेंजिबल गुड्स, फॉर एग्जांपल मेडिकल सर्विसेज, ट्रांसपोर्टेशन, टूरिज्म, आईटी सर्विसेज। तो इंडिया जो है एक्सपोर्ट करता है आईटी सर्विसेज को, कहां से, अमेरिका से, यूएसए से, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा लाइसेंसिंग एंड फ्रेंचाइजिंग। मतलब पहले बात करते हैं हम लाइसेंसिंग की। जब एक कंपनी, उसके पास अपने प्रोडक्ट को लेके कोई ट्रेडमार्क है, कोई पेटेंट है या कोई कॉपीराइट है, अब वो दूसरी कंट्री को, कोई फॉरेन कंट्री सॉरी दूसरी कंपनी को फॉरेन कंट्री में, दूसरी कंट्री के अंदर अलाउ कर रही है कि भाई तुम हमारा फॉर्मूला जो है वो यूज कर सकते हो या हमारा कॉपीराइट यूज कर सकते हो, ठीक है, तो बदले में उसको लाइसेंस वो अलाउ करती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल पेप्सी और कोका कोला जो है प्रोड्यूस करते हैं बहुत सारी कंट्रीज के अंदर अंडर लाइसेंसिंग, ठीक है। अपने प्रोडक्ट को वो अपने फॉर्मूलाज को वो दूसरी कंट्रीज को, कंपनीज को बेच देती हैं दूसरी कंट्रीज के अंदर, कि वहां पे भी वो प्रोडक्ट बन सके, और लाइसेंसिंग के अंडर ये सब चीजें होती हैं। बात करते हैं फ्रेंचाइजिंग की, तो सिमिलर टू लाइसेंसिंग, लाइसेंसिंग से सिमिलर है ये, लेकिन थोड़ा अलग है, और ये प्रोडक्ट में यूज होता है लाइसेंसिंग, जबकि जो फ्रेंचाइजिंग होता है वो सर्विसेज में यूज होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैकडॉनल्ड जो है वो वर्ल्ड वाइड अपनी फ्रेंचाइजी के थ्रू ही ऑपरेट करता है, अलग अलग कंट्रीज में, अलग अलग सिटीज में, ठीक है। आपको इतने सारे स्टोर देखने को मिल जाएंगे मैकडॉनल्ड्स के अलग अलग कंट्री में, आपकी सिटीज में आपको काफी सारे मिल जाएंगे, और दूसरी कंट्री में अगर जाओगे वहां पे भी आपको मिलेंगे। तो ये सारे अंडर एक ही फ्रेंचाइजी के अंडर जो है काम कर रहे हैं, ठीक है। देन बात करते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट की। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो होती है, मतलब बाहर का पैसा आपकी कंट्री में आना, यही हो गया ना फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो दो तरीके से लाया जा सकता है, एक है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के थ्रू और एक है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के थ्रू। बात करते हैं डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की, तो कंपनीज जो है डायरेक्टली आपकी कंट्री के अंदर आकर इन्वेस्ट कर सकती है। जैसे कि कोई कंपनी है, बाहर की फॉरेन कंपनी है, वो आपकी कंट्री के अंदर प्लांट एंड मशीनरी बाय करती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल टाटा मोटर्स जो है वो फैक्ट्री ओपन कर रहे हैं अब्रॉड, तो अब वहां पर अपने बिजनेस ऑपरेशंस को क्या करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए या मैनेज करने के लिए वहां पे चीजें खरीदेंगी, तो वहां पे एक तरह से क्या कर रहे हैं, वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। दूसरा पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, कंपनी जो है शेयर्स खरीद लेती है दूसरी कंपनी के अंदर आके, मतलब कोई पर्टिकुलर कंपनी है अमेरिका की और वो कंपनी जो है इंडिया में किसी कंपनी के शेयर्स को बाय कर लेती है, तो जो अमेरिका का करेंसी है वो एक तरह से इंडिया के अंदर फ्लो करेगा, वहां की जो मनी है वो इंडिया में फ्लो करेगी, तो एक तरह से पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट हो गया। और पोर्टफोलियो क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि एक जरूरी नहीं है एक ही कंपनी के शेयर्स को खरीदेंगी, दूसरी सिक्योरिटीज को भी बाय कर सकती है, दूसरी कंपनी के सिक्योरिटीज को भी बाय कर सकती है, तो और लोन दे सकती हैं फॉरेन कंपनीज को। फॉर एग्जांपल इन्वेस्ट करना इन शेयर्स ऑफ अ यूएसए कंपनी, कोई डायरेक्ट कंट्रोल नहीं है मैनेजमेंट के अंदर, लेकिन शेयर खरीद रही हैं, एक तरह से इन्वेस्टमेंट क्रिएट कर रही हैं अपनी दूसरी कंट्री के अंदर। क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बेनिफिट्स ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। अब इंटरनेशनल बिजनेस का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिया, होता क्या है, फायदा क्या है इसको। पहले बात करते हैं कि किसी देश को इससे क्या फायदा होता है, फिर बात करेंगे कि जो फर्म्स है, कंपनीज है, उनको इससे क्या फायदा होगा। तो पहले बात करते हैं नेशंस की। सबसे पहली बात तो कंपनीज को, सॉरी कंट्रीज को, गवर्नमेंट को फॉरेन एक्सचेंज को अर्न करने का मौका मिल जाता है, तो यूज टू पे फॉर इम्पोर्ट्स। अब अगर कोई कंट्री जो है, हमारा इंडिया ले लो, एक्सपोर्ट करता है किसी भी चीज का, टी का एक्सपोर्ट करता है या कुछ भी स्पाइसेस का एक्सपोर्ट करता है दूसरी कंट्रीज में, तो उससे क्या होगा, जो फॉरेन करेंसी है वो इंडिया में आएगी। अब फॉरेन करेंसी बेसिकली आपका अमेरिकन डॉलर जो होता है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने के लिए सबसे ज्यादा वही यूज होता है पूरे वर्ल्ड के अंदर, ठीक है। कुछ एक्सेप्शन हो सकती हैं, लेकिन मोस्टली तो आपका यूएस डॉलर ही यूज होता है। तो डॉलर के अंदर उसके पास इनकम आएगी, और वही डॉलर वो कब यूज करेगा, जब उसको कहीं किसी दूसरी कंट्री से कुछ इंपोर्ट करना होगा, ठीक है। तो फॉरेन एक्सचेंज अर्न करता है, और बदले में फिर उसको जो भी इंपोर्ट करना होता है दूसरी कंट्री से, उसको पे ऑफ करने के लिए वो यूज कर सकता है। स्पेशलाइजेशन, कंट्री जो होती है गुड्स को प्रोड्यूस करती है अपने मोस्ट एफिशिएंट मैनर के अंदर। हर कंट्री का कुछ ना कुछ प्रोडक्ट ऐसा होगा जिसमें वो स्पेशलाइज होती है, ठीक है, और वही स्पेशलाइज सामान जो है वो खरीदने में और बेचने में कंट्रीज को हेल्प मिल जाती है थ्रू इंटरनेशनल बिजनेस। फॉर एग्जांपल स्विट्जरलैंड जो है वॉचेस के अंदर स्पेशलाइजेशन रखता है, तो वही वॉचेस जो है बड़े बड़े बिजनेसमैन जो होते हैं वो स्विट्जरलैंड से आसानी से खरीद सकते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल बिजनेस ने इस चीज को एक्सेसिबल कर दिया है। देन ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट, जितनी ज्यादा कंट्रीज जो हैं वो एक दूसरे के अंदर बिजनेस करती हैं, ट्रेड बढ़ाती हैं अपना, तो इससे क्या होता है, वहां के लोकल लोगों को क्या मिलता है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है, उनकी जॉब अपॉर्चुनिटीज उनके लिए खुल जाते हैं और रास्ते खुल जाते हैं उनके लिए, तो ग्रोथ हो सकती है उनकी। मतलब बाहर के लोग इंडिया में आके ट्रेड कर सकते हैं, या यहाँ के लोग बाहर जाके ट्रेड कर सकते हैं, या यही बैठे बैठे आप दूसरी कंट्री में सामान बेच रहे हो, खरीद रहे हो, तो आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो जाती है, आपकी मार्केट का जो विजन होता है वो बड़ा हो जाता है। आप सिर्फ अपनी डोमेस्टिक मार्केट में नहीं बेच रहे, आप दूसरी जगह भी बेच रहे हो, ठीक है। आपकी जो लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड है उसको ये इंप्रूव करता है, लोगों को फॉरेन गुड्स को एक्सेस करने का मौका मिलता है। तो आप जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स खरीद सकते हो, चाइना के सामान आपको अपनी कंट्री में महंगा पड़ रहा है, आप बाहर की कंट्री में आपको सस्ता पड़ेगा तो आप खरीदोगे ना, क्योंकि आपको बेनिफिट हो रहा है उस चीज से। आप देखते हैं बेनिफिट्स टू फर्म्स, फर्म्स को कैसे फायदा है।
ऑब्वियसली प्रॉफिट ज्यादा कमा पाती है कंपनीज, तो हाई प्राइसेस मार्केट के अंदर वो क्या कर सकती है, अपने सामान को बेच सकती है। डोमेस्टिक मार्केट तक नहीं रखना उनको, लिमिटेड नहीं रखना उनको कि अपना सामान बेच सकती है, अब इंटरनेशनल जा सकती है, वहां पे अपनी अकॉर्डिंग वो प्राइसेस को हाई कर सकते हैं और सामान खरीद सकती हैं। सरप्लस प्रोडक्शन हो जाता है, यूज कर पाते हैं। तो एक्स्ट्रा प्रोडक्शन जो होता है उसको मतलब जितना कंजप्शन मतलब जितना उन्होंने प्रोडक्शन किया कुछ लिमिट है, उसको अपनी डोमेस्टिक मार्केट में बेचना पड़ेगा। अब उसके ऊपर प्रोडक्शन उनका बचता है, ऑब्वियसली कहाँ बेचना चाहेंगे, वो अब्रॉड बेचना चाहेंगे, अच्छी इनकम क्रिएट हो सकती है और जो इंटरनेशनल कॉम्पिटिटर्स हैं उनके साथ में फेस करने का उनको मौका मिल सकता है। बेटर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट, तो एक्सपेंड हो जाती है मार्केट साइज। बोला ना डोमेस्टिक से कहाँ चले गए, अब्रॉड चले गए, फॉरेन कंट्रीज में चले गए, तो कॉम्पिटिशन मतलब जो आपका मार्केट का साइज है वो इंक्रीज हो जाता है। देन ओवरकम टफ डोमेस्टिक मार्केट, तो डोमेस्टिक डिमांड जो होती है लो होती है, ठीक है, तो लोग क्या करना पसंद करते हैं, एक्सपोर्ट करना पसंद करते हैं। जो कि माल अगर सामान जो है आपका डोमेस्टिक मार्केट में नहीं बिक रहा है और एक्सपोर्ट करके सामान आप अपना बेच सकते हो, तो आप अपना स्टॉक निकालना ही चाहोगे, तो फायदा हो जाता है। जो डोमेस्टिक मार्केट के जो टफ कंपटीशन बना हुआ है उससे बाहर निकल के आप अब्रॉड जा सकते हो। देन इंप्रूव बिजनेस विजन, तो मेक फर्म्स मोर कॉम्पिटिटिव और डाइवर्स, तो कम अब जो आपकी फर्म है आपको सिर्फ आपका विजन एक छोटी सी मार्केट तक नहीं है, एक छोटी मतलब आपकी कंट्री की मार्केट तक नहीं है, आपका विजन आपका बड़ा हो जाता है जब आप इंटरनेशनल मार्केट में उतरते हो। एज अ कॉम्पिटिटर आप उतरते हो, दूसरे कॉम्पिटिटर से आप कम्पीट करते हो, अपने प्रोडक्ट को और ग्रो करवाते हो, एक्सपेंड करवाते हो, डाइवर्स बनाते हो और बेटर बनाते हो, ठीक है। तो इस तरीके से फर्म को भी इंटरनेशनल बिजनेस का फायदा होता है। फटाफट से डोमेस्टिक बिजनेस और इंटरनेशनल बिजनेस में डिफरेंस देख लेते हैं। बात करते हैं बायर्स और सेलर्स की। तो यहाँ पे बाइंग और सेलिंग दोनों ही आपकी ही कंट्री में होती है। डोमेस्टिक इंडस्ट्री के अंदर तो सेम कंट्री है, और इंटरनेशनल बिजनेस में हो सकता है आप कहीं से खरीद रहे हो दूसरी कंट्री में बेच रहे हो, तो डिफरेंट कंट्रीज यहाँ पे इन्वॉल्व हो जाती है। फिर मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स, ये कंट्री के अंदर ही होता है सब कुछ, तो फ्री विद इन द कंट्री। यहाँ पे कुछ कंट्रीज जो होती हैं आपको रिस्ट्रिक्ट कर देती है, मतलब उनकी कुछ टैक्सेस होते हैं, रिस्ट्रिक्शंस होते हैं जो आपको अलाउ नहीं कर पाते हैं उनकी कंट्री में बेचने या खरीदने से, ठीक है। मोड ऑफ पेमेंट, तो ज्यादातर कैश चेक बैंक से हो जाता है, लेकिन इंटरनेशनल बिजनेस में दो ही तरीके के ज्यादातर आपके पेमेंट के मोड्स होते हैं, आपका लेटर ऑफ क्रेडिट और बिल ऑफ एक्सचेंज, जो आप आगे पार्ट से उनमें हम डिटेल में पढ़ेंगे। देन ट्रांसपोर्ट, डोमेस्टिक बिजनेस में आप रोड का यूज कर सकते हो, रेल का यूज कर सकते हो, एयर का यूज कर सकते हो, लेकिन इंटरनेशनल में या तो आपको सी का यूज करना पड़ेगा, ठीक है, या फिर आपको एयरवे का यूज करना पड़ेगा। कॉस्ट जो होती है डोमेस्टिक बिजनेस में लो होती है। इंटरनेशनल बिजनेस में अगर प्रॉफिट आपके हाई होते हैं तो आपकी कॉस्ट भी हाई ही रहती है, क्योंकि आपकी शिपिंग चार्जेस या बहुत सारी ऐसी चीजें होती है, टैक्सेस वगैरह आपको पे करने पड़ते हैं जो आपकी कॉस्ट को बढ़ा देते हैं। गवर्नमेंट का रजिस्ट्रेशन बहुत ही सिंपल प्रोसेस होती है अगर आप बिजनेस डोमेस्टिकली कर रहे हो, लेकिन आप इंटरनेशनल जाना चाहते हो तो आईईसी आपको रजिस्ट्रेशन जो होता है रिक्वायर्ड होता है। इसके बारे में आगे डिटेल में पढ़ेंगे। मार्केट नेचर होमोजीनियस होता है, ठीक है, आपको एक ही तरीके की मार्केट देखने को मिलती है आपकी कंट्री के अंदर, लेकिन आप जब दूसरी कंट्री में अलग अलग कंट्रीज में जाते हो, अलग अलग रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, अलग अलग तरीके होते हैं बिजनेस को करने के, तो आपको हेट्रोजीनियस मार्केट देखने को मिलती है, ठीक है। करेंसी आप सिंगल कंट्री, ऑब्वियसली आपकी खुद की कंट्री है तो वहां पे आपकी जो भी नेशनल करेंसी है वो आप यूज करोगे, सिंगल करेंसी होगी। बट आप मल्टीनेशनल मतलब मल्टीपल कंट्रीज के अंदर डील कर रहे हो तो मल्टीपल करेंसीज के अंदर भी आपको डील करनी पड़ती है, ठीक है। पॉलिटिकल रिस्क, आपको अपनी कंट्री का पॉलिटिकल रिस्क रहता है, जो उनके रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, लॉज होते हैं, वो आपको फॉलो करने पड़ते हैं। बट यहाँ पे अब जब आप मल्टीपल कंट्रीज में डील करोगे तो मल्टीपल कंट्रीज के जो पॉलिटिकल रूल्स है, लॉज है, रेगुलेशंस है, वो आपको सबको फॉलो करने पड़ते हैं, तब जाके आप अपनी ट्रेड को सक्सेसफुल करवा पाते हो। तो आई होप ये पार्ट आपको अच्छी तरीके से क्लियर है। हम इम्पोर्ट प्रोसेस जो है और एक्सपोर्ट प्रोसेस जो है वो आगे पढ़ेंगे और मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना। ओके, बाय।